हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएलबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटीईटी की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीईटी की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं किसकी? जी बिल्कुल, पर्यावरण की हम बात करेंगे। और यहाँ पे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लाभदायक कीट है? मधुमक्खी, तितली व रेत मक्खी, सीसी मक्खी, सिल्क मॉथ या फिर मधुमक्खी, टिड्डी, मधुमक्खी, सिल्क मॉथ या फिर मधुमक्खी, लाख का कीट, कॉफिनियल का कीट। देखिए यहाँ पे पूछा है कि भाई जो आपको एडवांटेज देता है ना, लाभदायक कीट है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, वो कौन से कीटक होते हैं? तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी, इससे भी हमें फ़ायदा होता है, लाख का कीट जिससे लाख मिलती है, कॉफिनियल कीट से भी हमें जो है वो फ़ायदा होता है। तो ये तीनों भी जो है वो आपकी लाभदायक कीट के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मधुमक्खी, लाख का कीट और कॉफिनियल कीट की, जो कि लाभदायक कीट तो होते ही हैं। और मधुमक्खी पालन से क्या होता है? मधुमक्खी से हमको क्या मिलती है? शहद मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, हम सब जानते हैं भाई। और लाख के कीट से हमें क्या मिलता है? इसका अगर हम लाख के कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम होता है कुछ टैकार्डिया लेका, टैकार्डिया लेका इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये एक रेंगने वाला छोटा सा जीव होता है, कीट होता है, हम सबको पता है। और जो अपने चूसक मुखांगों का पौधों के ऊतकों में घुस के जो है ये रस जो है वो चूसता है, और आकार में ये फिर क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और अपने पिछले भाग से जो है वो लाख का जो है वो स्राव करता है, उसको प्रोड्यूस करता है लाख को, जिसको विभिन्न उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में यूज हम करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पल्मोनरी शिरा की विशेषता क्या है? अशुद्ध रुधिर को फेफड़े से हृदय में लाती है, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लाती है, शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाती है, शुद्ध रुधिर को हृदय से फेफड़े में लाती है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी शिरा की। तो देखिए ये क्या करती है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर हृदय को देती है। फुस्फुस शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें ऑक्सीजन रुधिर बहता है, और ये वाहिका रुधिर को जो हृदय में ले जाने का ये कार्य करती है। तो यानी कि शुद्ध रुधिर को जो ये फेफड़ों से जो ये हार्ट तक पहुंचाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसीलिए ये जो है वो शिरा भी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसकी सुक्रोज जो है वो कहाँ मिलती है? चीनी मिलती है, शहद मिलती है, दूध में या फिर संतरे में? देखिए सुक्रोज जो है वो कहाँ मिलती है? तो देखिए सुक्रोज जो है वो आपका चीनी या फिर शर्करा हम कह सकते हैं, इसमें मिलती है। अब इसके अलावा सुक्रोज के अलावा अगर हम बात करें चीनी में, तो इसमें क्या है, लैक्टोड भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। अब यहाँ दूध में अगर हम बात करें तो दूध में क्या मिलता है? दूध में विटामिन ए मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है, और इसके साथ में क्या क्या, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, आयोडीन है, और बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं इसमें, वसा मिलती है, ऊर्जा भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और शहद में क्या मिलता है? शहद में हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है, हमको विटामिन मिल जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं, और अमीनो अम्ल भी इसमें हमें मिल जाता है। और यहीं अगर मैं बात करूँ संतरे की, तो देखिए संतरे में जो है विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, और लोहा और पोटेशियम भी इसके थ्रू हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा आपको कि भाई सुक्रोज जो है वो कहाँ मिलती है? तो सुक्रोज जो है वो आपको चीनी में मिलती है। और इसके साथ में और क्या मिलती है? तो चीनी को देखिए हम या तो चीनी कहते हैं या तो शर्करा भी इसे हम कहते हैं। कभी पूछ ली भाई सुक्रोज कहाँ मिलती है और शर्करा दिया है ऑप्शन में, चीनी ना मिले, तो फिर आप कहेंगे भाई बताया नहीं, तो शर्करा भी इसे कहते हैं, ठीक है। और सुक्रोज के अलावा चीनी में जो है हमको लैक्टोड और फ्रक्टोज भी मिल जाता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ में होता है, क्या होता है भाई? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, या फिर ग्वानिन होता है? यहाँ पे अगर बात करें पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ में, तो इसमें क्या होता है भाई? यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। अब जान लेते हैं कि भाई यूरिक अम्ल को जो है वो उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। और इसी प्रकार का उत्सर्जन जो है वो पक्षी वर्ग के सभी जो समूह है उसमें होता है, और सरीसृप वर्ग के यानी कि रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं उन जंतुओं में भी ये पाया जाता है। और पक्षियों में अगर हम बात करें, जैसे कबूतर हो गया, मोर हो गया, सर्प हो गया, मगरमच्छ, कछुआ, रेप्टाइल्स वगैरह में भी है, और पक्षियों में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और अमोनिया क्या है? ये सबसे सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, और इस प्रकार का उत्सर्जन जो है वो जलीय जंतुओं में पाया जाता है, जो जंतु जल में पाए जाते हैं उनमें ये पाया जाता है। और यूरिया क्या है? यूरिया जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे यूरिया जो दिया है ना, ये एक कार्बनिक यौगिक है। और इसका रासायनिक अगर हम सूत्र की बात करें तो भाई NH2 आउट ऑफ द ब्रैकेट 2 CO
ठीक है, यही होता है। और अमोनिया का संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली क्या होती है, नाइट्रोजनी होती है, और ये जो है उत्सर्जन में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे इससे पूछा कि भाई पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है, तो भाई इसमें जो है वो यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि सी ऑप्शन में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या फिर यह रक्त को लाल रंग जो है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसमें से कथन पूछा है कि भाई सही कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। किसी में भी ये ऑप्शन नहीं दिया है कि भाई चार के चारों कथन सही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जानकारी दी है, हमें बताना है कि भाई कौन सा सही है ना। और अब देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए क्या है कि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हम सबको पता है। और हीमोग्लोबिन जो है हमारी रक्त की कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन है, ये भी हमें पता है। ये प्रोटीन जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे फेफड़ों को ऊतकों से जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाना। ये लौह युक्त यौगिक है, यानी ये भी सही हो गया। और इसके अलावा ये जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, फोर्थ ऑप्शन यानी कि, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। भाई अब रोग होंगे तो सभी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करेगा इंसान, कोई चीज़ रहेगा तो, या फिर किसी एक चीज़ के लिए रहेगा सिर्फ, कि जैसे कि मलेरिया होगा तो मलेरिया के लिए प्रतिरक्षा करेगा, डेंगू हो गया तो उसके लिए नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कभी। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये सही नहीं है। बाकी जो है तीनों भी सही दिए गए, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका किसी एक ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे है। देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका डी ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है। हीमोग्लोबिन में भाई लाल रंग के घटक होते हैं जिसे हम हीम कहते हैं, और इसी के कारण जो है वो रक्त का रंग जो है वो रेड कलर का दिखता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या फिर आयन मंडल। देखिए जैव मंडल जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसके लिए वायुमंडल की परत जो है वो क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो मध्य मंडल में क्या होता है, पृथ्वी के जो भी वायुमंडल के समताप का जो मंडल होता है, यानी कि देखिए पहले तो क्या होता है, क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर आपका समताप मंडल आ जाता है, फिर उसके ऊपर जो आता है आपका मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल की हम बात करें, ये आ जाता है जब। ठीक है, पहले क्या होता है आपका ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद आपका मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर को हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का जो समताप मंडल है, इसके ऊपर की स्थिति जो ये परत होती है उसे हम कहते हैं, और जो कि सामान्यतः हम कह सकते हैं भाई 50 to 80 किलोमीटर्स की ये होती है। और इस भाग में जो भी उल्का पिंड बाहर से आते हैं ना, मतलब बाहर से जो भी आपके धरती के नज़दीक उल्का पिंड आने लगते हैं, तो ये यहीं पे मीजोस्फीयर में जो वो जल के नष्ट हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ताप मंडल आता है जो कि 80 किलोमीटर यानी कि नेक्स्ट वाला मंडल। ताप मंडल जो कि इसके ऊपर होता है, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे ये होता है, और 80 किलोमीटर से लेके ये जो है वो 650 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, और इसका विस्तार यहाँ पे क्या होता है, देखिए रेडियो की तरंगे यानी कि आयन मंडल से परावर्तित होकर जो है पृथ्वी पे लौट जाती है, जो कि अधिक दूरी तक संचार करने में सहायक होती है। और इसी तरंगों के थ्रू जो है वो हम मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, या फिर चैनल के थ्रू जो भी न्यूज़ वगैरह देखना है, एवरीथिंग वी डू विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा था भाई कि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवमंडल यानी कि जो जीवन है जिसमें, जिस मंडल में, तो कौन से मंडल में जीवन है? समताप मंडल में तो हम जाते नहीं है ना ऑक्सीजन लेने। ठीक है, उसमें तो प्लेन्स वगैरह चलती है, तो हम पहले ही मंडल के में अंदर रहते हैं। तो वो कौन सा मंडल है जिस मंडल में हम रहते हैं भाई, वो है आपका क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है जो कि विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? साओ पालो, सेंटोर्स, या फिर रियो डी जेनेरियो, या फिर ब्यूनस आयरेस। यहाँ पे साओ पालो बंदरगाह जो है ना, ये विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला ये प्रमुख जो है वो सेंटोस पत्तन है। ठीक,
सेंटोस जो है वो ये कहाँ का है, तो देखिए सेंटोस जो है दक्षिण अमेरिका का कहवा पत्तन आपने अगर सुना होगा तो, जहाँ पे हम कहवा जो है वो निर्यात करते हैं, वो जो है वो सेंटोस पत्तन है। और अगर बात करते हैं ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह की, तो ये जो है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन यहाँ पूछा था कि भाई बंदरगाह जो एक ऐसा बंदरगाह जो विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो ये है आपका साओ पोलो। यानी सेंटोस को भी बोला जाता है, लेकिन सेंटोस को कब बोला जाता है भाई, ब्राज़ील का सेंटोस जो बंदरगाह है उसको कॉफ़ी का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका साओ पोलो। और कभी पूछ ले ब्राज़ील का, तो वो हो जाएगा सेंटोस। ठीक, तो चलिए आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह भाई साओ पोलो। अगला क्वेश्चन हमारा है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान, भांड, नकुला, ये सब जो है वो कहाँ के लोक नृत्य है। आपने गिद्धा अगर नहीं सुना होगा, भांगड़ा तो पता ही होगा आपको, तो ये कहाँ का है, मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब या फिर असम। देखिए ये सारे लोक नृत्य जो भी अभी तक बताए गए हैं, हम भांगड़ा से लगा सकते हैं अंदाजा कि ये जो है वो पंजाब का है। अगर कभी भांगड़ा ना दिया रहे तो गिद्धा और भांगड़ा मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पंजाब का ये है, पंजाब राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मणिपुरी की, तो मणिपुरी में क्या क्या है, मणिपुर में आप कह सकते हैं राखाल है, नटराज है, महारास है, राखत है, ये सब लोक नृत्य जो है वो मणिपुर के हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं असम राज्य की, तो देखिए असम में क्या है, बिहू है, बिछुआ है। बिहू बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है असम के लिए। बिहू असम का जो वो लोक नृत्य के है। और असम के जो एक काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत पूछा जाता है, जहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा महारास है, खेल गोपाल है, झुमरा, होब्सनाई, कली गोपाल, नागा नृत्य, बोगुरुम्बा, अकिन्यानाट, ये सारे लोक नृत्य जो वो असम राज्य के हैं। तो यहाँ पे भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान, भांड, नकुला, ये सब जो है वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। तो सी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में जो सोल्डर होता है उसके रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लोहा और टिन, एल्युमिनियम तथा लोहा, सीसा और टिन, एल्युमिनियम तथा सीसा। देखिए इलेक्ट्रॉनिकी में जो सोल्डर प्रक्रिया होती है उसके रूप में जो सोल्डर किया जाता है ना, तो सोल्डर के टाइम पे कौन सा जो पदार्थ यूज़ करते हैं, तो वो सीसा है और दूसरा है एक तो टिन। तो यहाँ पे सीसा और टिन आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कितने प्रतिशत किसकी मात्रा होती है, तो मैं बता दूँ आपको कि जो 67% यहाँ पे हो जाता है सीसा और 33% होता है टिन। 33% आपका टिन हो जाएगा और 67% आपका सीसा होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वो सोल्डरिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाती है और ये धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। सीसा आपका 67% और टिन आपका 33%। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथनोपरांत जो है वो नर को मार देती है। व्याध पतंग यानी कि कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई, या फिर मधुमक्खी, या फिर मकड़ी, या फिर गर्त प्रिदाकू यानी कि पिट वाइपर। अब यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा आपका मकड़ी। भाई मकड़ी ही एक ऐसा जीव है जो कि इस घटना के पश्चात जो है वो मैथनोपरांत या कह सकते हैं आप कि नर को जो वो ख़त्म कर देती है, मार देती है। तो ये जो है भाई ये मकड़ी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलता है, एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है और ये आपका स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या फिर उत्तराखंड। मुझे लगता है आपने आंसर अब तक दे ही दिया होगा, तो ये है बिल्कुल असम। तो इसी बात पे एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो देखिए नागालैंड में जो है इटांकी नेशनल पार्क है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामडाफ राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हमको सबको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, वो यहाँ पे पाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों का वर्ग का नहीं है। मकड़ी, बरूथी, केकड़ा या फिर बिच्छू। देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो होगा आपका बरूथी,
ठीक है। मकड़ी अगर बात करें, केकड़ा बात करें और बिच्छू, तो ये ऑर्थोपोडा संघ के जंतु है, जबकि बरूथी जो है ये आपका कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाला एक कीटक रोग है। ठीक है, तो ये इसको कोई जीव मत समझना, मतलब मकड़ी टाइप का जीव नहीं है ये मतलब एक सब्जियों में लगने वाला एक कीटक है, जो कि हम कह सकते हैं कि रोग फैलाता है, मतलब सब्जियों वगैरह में, इंसानों में नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरकरी को निम्नलिखित में से किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? सिल्वर, सोडियम, आयरन या फिर एल्युमिनियम। तो मरकरी जिसको कि हम पारे के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, पारा जिसे हम कहते हैं वही, और इसे हम लौह धातु यानी कि आयरन के पात्र में रखते हैं। अब आयरन क्या होता है भाई? लोहे के पात्र में रखते हैं कह सकते हैं, या आयरन के पात्र में रखा जाता है। पारा जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पारे का मिश्र धातु जो है उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। और सीने बार जो है वो इसका प्रमुख अयस्क होता है। तो सी ऑप्शन ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं क्या? अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे पूछा है कि भाई अस्थायी जल में जो वो क्या घुले होते हैं। तो अस्थायी जल में देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो कि जल को कठोर बनाते हैं ना। और जल की कठोरता कैसी होती है? कठोरता ये दो टाइप की होती है, एक तो स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अब जल की जो अस्थायी कठोरता होती है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और यही अगर जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो जल है उसके अंदर जो वो स्थायी कठोरता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है ना, मैग्नीशियम व कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके द्वारा जो है वो अस्थायी कठोर जल में ये घुले होते हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भाई कथनों पे विचार करना है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं होता है। त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपयुक्त कथनों में से बताना कि भाई कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, केवल थर्ड, केवल सेकंड, केवल जो है वो फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे अगर डेंगू की बात करें तो ये किससे होता है? तो ये एडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। हम सबको पता है कि एडीज इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से ये हो जाता है, और ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, और इसके लक्षण में अगर हम बात करें तो देखिए त्वचा जो है वो पित्तिका और नाक के साथ जो है वो रक्त स्राव होता है, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन तो आता है। पहली तो त्वचा पित्तिका और नाक से रक्त स्राव होता है, ये डेंगू के लक्षण है। ठीक, और उसके अलावा क्या होता है? सिर जो है और उसकी मांसपेशियाँ जो है, मतलब मांसपेशियाँ जो होती हैं, और सिर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये सब होता है। यहाँ पे नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, और डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है, ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ जो आपका केवल थर्ड ऑप्शन है ना, यही करेक्ट दिया है। तो सी बी ऑप्शन यानी केवल थर्ड जो वो यहाँ पे सही दिया, यानी कि त्वचा पित्तिका और नाक से रक्तस्राव, ये जो है वो डेंगू के कुछ लक्षण है। और इसके अलावा हम बात करें तो सिर दुखता है, मांसपेशी और जोड़ों में भी दर्द रहता है। और कभी पूछे कि भाई ये डेंगू जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? ये जो है एडीज इजिप्टी नामक मॉस्किटो के काटने से होता है। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।